लास्ट क्लास के अंदर अपन क्लास चैप्टर नंबर 6 ख़त्म कर चुके थे। तो अब अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि आपके लिए NISM एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 7 का नाम है अपने नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो TER एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट। यूनिट्स की क्या प्राइसिंग रहती है, क्या एक्सपेंस रेशियो रहेगा, क्या और क्या नेट एसेट्स वैल्यू NAV रहेगी, है ना। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्किंग टू मार्केट। प्रेजेंट टाइम में किसी सिक्योरिटी की क्या सेलिंग प्राइस चल रही है, क्या उसका करंट वैल्यू चल रही है, उसको बोलेंगे मार्किंग टू मार्केट। वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम। All equity instruments are valued at its last quoted closing price on the stock exchange। तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस पे जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइस रहेगी वो उसकी वैल्यूशन रहेगी। वैल्यू ऑफ गोल्ड की वैल्यू की बात करें तो गोल्ड हेल्ड बाय गोल्ड ETF इज बेस्ड ऑन द प्राइस। जो होल्ड किया हुआ गोल्ड ETF के द्वारा वो प्राइस रहेगी AM फिक्सिंग प्राइस ऑफ लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, LBMA, London Bullion Market Association, in US dollar as per troy ounce for gold having a fineness of 995 parts per thousand। सिल्वर की बात करें तो भी फॉलो सेम प्रिंसिपल मेंशन अबाउट द फिटनेस ऑफ 999.0 पार्ट्स पर थाउजेंड। वो तो है 995 और ये 999, ठीक है, पर थाउजेंड की बात करें। आगे बात करें अपन नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटी आर वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन गुड फेथ। तो जो ट्रेडेड सिक्योरिटी नहीं है, गुड फेथ में होते हैं इनके प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग की बात करें तो NAV, लोड्स, FRE, कट ऑफ टाइमिंग गाइडलाइंस एंड टाइम स्टेपिंग, इन सब के बारे में बात करें अपन। NAV, लोड्स, FRE, कट ऑफ टाइम गाइडलाइंस एंड टाइम स्टेपिंग, ठीक है। कंप्यूटिंग NAV निकालने के लिए NAV रिफ्लेक्ट्स द ट्रू वर्थ ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्कीम। NAV क्या बताती है कि एक यूनिट की जो है वो ट्रू वर्थ क्या है, उसकी NAV बताती है। इन्वेस्टर बाय और सेल यूनिट्स बेस्ड ऑन द NAV। कोई भी इन्वेस्टर बाय कर रहा है या सेल कर रहा है तो उस NAV के अकॉर्डिंग करता है। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द करंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, है ना। हम किसी बात करें उस प्रोसेस की बात करें जहाँ पर करंट वैल्यू पहुँचते हैं, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट, MTM, दैट रिप्रेजेंट द ट्रूथ वर्थ, है ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सपेंसेस की। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लोड, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम कैन नॉट चार्ज एनी एंट्री लोड। म्यूचुअल फंड्स कोई भी एंट्री लोड नहीं लेती है। एक तो होता है एग्जिट लोड, मतलब निकलते समय आपको टैक्स देना पड़ता है। एक होता है एंट्री लोड। तो म्यूचुअल फंड्स कोई एंट्री लोड नहीं लेती इन्वेस्टर्स के लिए। एग्जिट लोड एंड CDSC, कंटेंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस, CDSC मस्ट बी क्रेडिट बैक टू द स्कीम। एग्जिट लोड क्या करता है, रिड्यूस द रीपर्चेज प्राइस टू द इन्वेस्टर। जो ये अपना रीपर्चेज प्राइस होता है, रिडीम होता है, उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। द टोटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय द स्कीम कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। अपन क्या बात करेंगे यहाँ पे कि जो टोटल एक्सपेंसेस जो है, जो चार्ज किया जाता है स्कीम के द्वारा, कैन बी सेग्रीगेट इनटू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। और वो किस में सेग्रीगेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक तो इन जो मैनेजमेंट फीस रहती है और एक जो रिकरिंग एक्सपेंसेस आता है उसके अंदर चला जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम, एक म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट चार्ज, एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो चार्ज नहीं करता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस को ऑन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। एक म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट चार्ज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस ऑन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। रिकरिंग एक्सपेंसेस या बोले तो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो बोलो, ठीक है। रिकरिंग एक्सपेंस बोलो या टोटल एक्सपेंसेस रेशियो बोलो, TER। The recurring expenses are charged to the scheme on daily basis. The expenses cover the expenses of all the key constituents. तो
जो खर्चे हैं TER हो गया, चाहे RE हो गया, रिकरिंग एक्सपेंस हो गया, चाहे टोटल एक्सपेंस रेशियो हो गया। तो यहाँ पर अपन बात करें कि रिकरिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द स्कीम ऑन डेली बेसिस, तो डेली बेसिस पे ये चार्ज किया जाता है स्कीम, ठीक है। स्कीम से एंड द एक्सपेंसेस कवर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द की कंस्टिट्यूएंट्स, और जो भी उनके कंस्टिट्यूएंट्स के जो एक्सपेंसेस है वो भी इसमें कवर होता है। सम ऑफ द रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, डेली के खर्चे, जैसे कमीशन पे किया, ब्रोकरेज दिया, फीस पेड टू RTA हो गया, RT को फीस देना हो गया, RNT एजेंट्स को, कस्टडियन को पैसा हो गया, ऑडिटर्स को पैसा हो गया। कॉस्ट रिलेटिंग टू इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, कोई खर्चा आता है इन्वेस्टर्स से कम्युनिकेट करने में, वो खर्चा। लिसनिंग फीस हो गई, स्टोरेज कॉस्ट हो गया इन केस ऑफ गोल्ड सिल्वर ETF, है ना। ऐसे केस में जो है जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम रिड्यूस एज द साइज ऑफ फंड AUM इंक्रीजेज। अब बात करें तो ये खर्चा कैसे कम होगा, ये जैसे जैसे एक्सपेंसेस ऑफ द, ये रिड्यूस, जैसे जैसे फंड की AUM का साइज इंक्रीज होता है तो ये एक्सपेंसेस जो है होते हैं वो कम हो जाते हैं। द फंड एक्सपेंसेस आर नेगेटिवली correlate with the corpus of the fund. Any expend incurred over and above the maximum prescribed limit has to be borne by the AMC. तो कोई भी एनी एक्सपेंस इंक्योर ओवर एंड अबव द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट हैज़ टू बी बॉर्न बाय द MC, और इसके अलावा कोई खर्चा आता है वो AMC बॉर्न करती है। मैक्सिमम एक्सपेंसेस रेशो TER उसको बोलते हैं, टोटल एक्सपेंसेस रेशो दैट चार्ज बाय इक्विटी फंड्स 2.25। तो टोटल एक्सपेंसेस रेशो की बात करें तो अपन मैक्सिमम एक्सपेंस रेशो TER जो है दैट चार्ज बाय इक्विटी के लिए 2.25%, डेट के लिए 2%, पैसिव फंड्स अगर हैं तो लिक्विड हो गया, इंडेक्स हो गया, ETFs हो गए तो 1%, इंटरवल फंड्स हो गए, ठीक है। इंटर फंड्स में अगर इक्विटी है तो 1.25, डेट के लिए 1%। फाइन्स एंड पेनल्टी की बात करें, फंड अकाउंटिंग फीस की बात करें, जनरल एडमिशन एक्सपेंसेस ऑफ द AMC की बात करें, दैट कैन नॉट बी चार्ज टू द स्कीम एज एक्सपेंसेस। फाइन एंड पेनल्टी, फंड अकाउंट फीस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ AMC कैन नॉट बी चार्ज टू द स्कीम एज एक्सपेंसेस। ये जो खर्चे हैं ये जो है वो AMC जो स्कीम से चार्ज नहीं करती है। द स्टैंडर्ड कट ऑफ फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन इज़ 3 PM। इक्विटी के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए जो इन्होंने टाइम रख रखा है वो रख रखा है 3 बजे का टाइम रख रखा है। देयर आर 2 एक्सेप्शन, 2 इसमें एक्सेप्शन है कौन से, इन केस ऑफ परचेज इन ओवरनाइट फंड एंड लिक्विड फंड। अगर लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टर हैज़ ट्रांसफर्ड द मनी ऑनलाइन बिफोर 1:30 PM, प्रीवियस डे NAV वुड बी अलॉटेड। तो इसमें क्या होता है आपको, इन केस ऑफ परचेज इन ओवरनाइट फंड, अगर ओवरनाइट फंड के अंदर परचेज करते तो इन्वेस्टर हैज़ ट्रांसफर द मनी ऑनलाइन बिफोर 1:30 PM, तो प्रीवियस डे वुड बी अलॉटेड। अगर 1:30 से पहले अगर पैसा मिल जाता है तो इसमें पहले दिन वाली NAV मिल जाती है, ठीक है, ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स के अंदर। और इन केस इन्वेस्टमेंट आर डन इन एनी टाइप्स ऑफ फंड थ्रू चेक, द एप्लीकेबल NAV वुड बी डेट ऑफ द चेक रियलाइजेशन, और जिस दिन चेक क्लियर होता है उस दिन का पैसा मिल जाता है। अगर चेक लगा है तो, और ऑनलाइन मिलता है 1:30 से पहले तो एक दिन पहले वाली अपने को NAV मिल जाती है। टाइम स्टैम्प क्या है, टाइम स्टैम्प इज रिकॉर्डेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। टाइम स्टैम्प क्या करता है, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डेड रखता है। ऑनलाइन एंड स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एज टाइम स्टैम्प्ड यूजिंग सर्वर सिस्टम टाइम। तो टाइम स्टैम्प कैसे है ऑनलाइन और स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो सर्वर सिस्टम टाइम है। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल ट्रांजेक्शन स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म है मस्ट बी टाइम स्टैम्प, इसको टाइम स्टैम्प किया जाता है कि यह टाइम इसको दिया जा रहा है। लोकेशन कोड, मशीन आइडेंटिफायर, डेट, टाइम, HHMM। रनिंग सीरियल नंबर आर जनरेट इन एवरी टाइम स्टैम्प, तो एक सीरियल नंबर भी जनरेट होता है हर टाइम स्टैम्प के ऊपर। द सीरियल नंबर इज़ ए कंटिन्यूस रनिंग सीरियल नंबर, और ये लगातार सीरियल नंबर मिलते हैं। फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देर आर 3 इंप्रेशन अंडर वन टाइम स्टैंपिंग, एक टाइम स्टैंपिंग के अंदर 3 इंप्रेशंस रहते हैं फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस के लिए। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच इज फॉलोड इन कैलकुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। क्या है वैल्यूएशंस, कंजर्वेटिव अप्रोच इज फॉलोड इन कैलकुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व।
डिविडेंड्स कैन बी गिवन ओनली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इंक्लूड्स, देखो अब बात करते हैं डिविडेंड्स की, दैट कैन बी गिवन ओनली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इंक्लूड्स रियलाइज गेन, accrued income, unrealized loss but not include unrealized gains. Accounts of each mutual fund scheme have to maintain separately. अगर हर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो अकाउंट्स है उसको सेपरेटली मैनेज किया जाता है। एवरेज कॉस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द होल्डिंग कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट होगा ना, दैट इज यूज टू डिटरमाइन होल्डिंग कॉस्ट। इक्विटी जो सिक्योरिटी आर वैल्यू बेस्ड ऑन लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस के अकॉर्डिंग इस सिक्योरिटी को वैल्यू बेस किया जाता है। डेट सिक्योरिटी विथ residual maturity more than 31 days are valued on weight average price if traded or value using CRISIL yield matrix. Debt security with residual maturity less than 31 day valued on amortization basis. So debt security with residual maturity more than 31 day are valued on weighted average price. If traded or valued using CRISIL yield matrix, debt security with residual maturity less than 31 day valued on amortization basis. चैप्टर 8 टैक्सेशन। क्या टैक्सेशन रहने वाला है, टैक्सेशन के ऊपर पढ़ेंगे अपन, क्या टैक्स लगने वाले होते हैं। तो टोटल आपके 12 चैप्टर है जिसमें अपन 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट 2 वीडियो के अंदर। और अब अपन पढ़ रहे हैं टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड्स पे क्या टैक्सेशन अप्लाई रहते हैं, वो सब चीज़ें। Income earned by mutual fund in its portfolio is exempt from tax. For example, interest earned by mutual fund portfolio or capital gain by selling stock is tax free at portfolio level. Income earned by mutual fund के द्वारा जो इनकम अर्न होता है इन इट्स पोर्टफोलियो, उनके पोर्टफोलियो में इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स फ्री रहते हैं। इंटरेस्ट अर्न बाय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और कैपिटल गेन बाय सेलिंग स्टॉक इज टैक्स फ्री एट पोर्टफोलियो लेवल। उनके पोर्टफोलियो लेवल पे वो सब चीज़ें वो भी टैक्स फ्री रहती है। Income from mutual fund is exempted. Income from mutual fund is exempted because they are pass through vehicles. Basically we as investor pay tax in our hands, hence mutual funds are not charged separately, क्योंकि हमको टैक्स दे देते हैं तो फिर उसको स्पेशल अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। Investor would earn IDCW income distribution and capital withdrawal dividends and capital gains. तो इन्वेस्टर अर्न कर सकते हैं IDCW से, डिविडेंड्स मिलता है जिसके अंदर अ फंड विथ मोर देन 65% ऑफ एवरेज नेट एसेट इन्वेस्टेड इन डायरेक्टली इक्विटी स्टॉक। एक ऐसा फंड जिसमें डायरेक्टली 65% आपके किसमें इक्विटी स्टॉक्स में है, लिस्टेड इन इंडिया एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आर ट्रीटेड एज, कैसे ट्रीट होंगे, इक्विटी फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। ऑल टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स, इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, डायनेमिक asset allocation funds, arbitrage fund are treated as equity funds, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स मतलब सभी तरह के इक्विटी फंड्स हो गए, चाहे वो इक्विटी हो गया, इक्विटी हाइब्रिड्स हो गया, डायनेमिक एसेट्स हो गया, है ना, अलोकेट हो गया, आर्बिट्राज हो गया, दैट आर ट्रीटेड एज इक्विटी फंड। तो याद रखना ये आर्बिट्राज भी आपके इक्विटी फंड में ही आ रहा है। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो इक्विटी है 65% से ज़्यादा है। ऐसे डायनेमिक एसेट अलोकेशन और इक्विटी हाइब्रिड भी आपका इक्विटी फंड है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं 65% से ज़्यादा अगर इक्विटी तो इक्विटी कहलाएगा, ठीक है। ये बता दिया मैंने, इक्विटी फंड हो गया, इक्विटी हाइब्रिड हो गया, डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन हो गया और आर्बिट्राज हो गया। अब टैक्स की बात करते हैं अपन। यहाँ पे पहला टैक्स दे रखा है आपको STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और कितना रहता है, तो एप्लीकेशन रेट इज 0.001%। 0.001% जो है वो क्या रहता है आपका STT लगता है, STT लगता है ना। स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है आपका, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन म्यूचुअल फंड्स, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन म्यूचुअल फंड यूनिट्स, लेवाई ऑफ
levy of stamp duty on amount invested 0.005% applicable at the time of issuance of the unit. और ये स्टैम्प ड्यूटी कब लगता है कि जैसे मान लो आपने पैसा लगाया है ना, तो उसमें लगाते ही आपके 0.005% जब यूनिट सेलोट होती था. Stamp duties on mutual fund units, levy of stamp duty on the amount invested at 0.005% applicable at the time of issuance of units. बात करते हैं डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर मैं बात करूँ डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड्स आर टैक्सेबल. डिविडेंड्स भी टैक्सेबल होते हैं इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के हैंड में, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में. There is no tax deducted by the mutual fund at source if the value of dividend is less than 5,000, more than 10% TDS is deducted. देखो सोर्स से जो टैक्स होता है वो डिडक्टेड नहीं होता इफ़ द वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज लेस देन 5,000 से अगर कम उसको डिविडेंड बन रहा है तो कोई टैक्स नहीं कटता. मोर देन दिस, अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो 10% TDS डिडक्टेड हो जाता है. बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG. तो इक्विटी के अंदर, नॉन इक्विटी में और नॉन इक्विटी फंड्स लेस देन 35%. देखो इक्विटी फंड पैसे परसेंट से ज़्यादा होते हैं इक्विटी में, तो इक्विटी है. नॉट इक्विटी के अंदर लगभग 35 से 60 तक तो होता है. इक्विटी जो होता है वो 35 है, या मैक्सिमम टू 65. अप टू 65 नहीं होगा, क्योंकि अप टू 65 यहाँ पे होता है. अप टू 65 यहाँ पे होगा. ग्रेटर देन 65% इक्विटी के अंदर होता है. अच्छा ठीक है, STCG बात करते हैं. तो अगर मैं तो इक्विटी के अंदर क्या होता है, 15% टैक्स लगता है अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है तो. और लॉन्ग टर्म के अंदर अप टू ₹1,00,000 पर एनम इज एग्जम्प्टेड. अप टू ₹1,00,000 पर एनम इज एग्जम्प्टेड, फिर 10% टैक्स लगता है. ठीक है, तो मार्जिनल टैक्स रेट जो होगा एज पर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब, होल्डिंग पीरियड लेस देन 36 मंथ. और इसकी बात करते हैं अगर अपन नॉन इक्विटी का, तो 15% है स्टार्टिंग में, फिर बाद में 10%. और नॉन इक्विटी के अंदर मार्जिनल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसका होल्डिंग पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड लेस देन 36 मंथ. और LTCG के अंदर 20% विद इंडेक्सेशन. नॉट इक्विटी फंड्स मार्जिनल टैक्स रेट, होल्डिंग पीरियड लेस देन 36 मंथ, और ये मार्जिनल टैक्स रेट. फंड्स इन द कैटेगरी, funds in the category all the domestic equity funds, aggressive hybrid, and all domestic equity funds. एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, BAF इक्विटी सेविंग फंड्स हो गया, या आर्बिट्राज हो गया. मल्टी एसेट्स फंड विद एक्सपोजर टू डोमेस्टिक इक्विटी बिटवीन 35 से 65%. ऑल डेट फंड्स, गोल्ड सिल्वर ETF फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स. LTCG फ्रॉम इक्विटी फंड्स, अगर मान लेट्स 1,00,000 है, that is exempted from tax. 10% LTCG is applicable in excess of 11 lakh. 10% LTCG कब लगेगा, जब 1,00,000 से ज़्यादा हो तो. ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स इन इक्विटी, ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन इन इक्विटी. LTCG फ्रॉम इक्विटी बिकम टैक्सेबल इनकम. LTCG फ्रॉम इक्विटी बिकम टैक्सेबल इनकम कब, फ्रॉम 1 फरवरी 2018. एनी LTCG अर्न फ्रॉम इक्विटी up to 31 जनवरी 2018 इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. उसके बाद में जो अब है उसको टैक्स लगेगा. कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन, नॉट अगेंस्ट एनी हेड ऑफ द इनकम. कैपिटल लॉस को केवल कैपिटल गेन से ही अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं. बात करते हैं STCL की. STCL कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG, और LTCL कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको LTCG STCG दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं अपन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से अगर लॉस है तो, और लॉन्ग टर्म का लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म गेन से ही सेटअप हो सकता है.
अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी चार्जेस ऑन टीईआर, जीएसटी चार्ज होता है टीईआर पे, है ना, इन्वेस्ट मैनेजमेंट फीस इंक्लूडिंग। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एग्जिट लोड, एग्जिट लोड के समय जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, एप्लीकेबल ऑन कमीशन पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल, एप्लीकेबल ऑन कमीशन पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल। नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 9, इन्वेस्टर सर्विस। एनएफओ का क्या प्रोसेस है? एम से डिसाइड करती है स्कीम के बारे में, इनपुट्स फ्रॉम सीआईओ सीएमओ। एनएमसी कैन हैव ओनली वन फंड फ्रॉम द कैटेगरी, exceptions sectoral or thematic funds are can have multiple funds.